हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मंत्रा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड शुरू कर दिया था, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसी का कंटिन्यूड पार्ट है ये पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था रेडियो कार्बन विधि, जिसमें हमने जाना था कि रेडियो कार्बन विधि क्या होता है। यहाँ तक हमने जान लिया था रेडियो कार्बन विधि क्या होता है, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है ये कैसे निर्धारित करते हैं हम रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। जिसमें हमने जाना था कि रेडियो कार्बन विधि में क्या होता है, सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब तो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता। इससे क्या होता है, इससे वह एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिकी शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। आगे समझते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत, शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना गया है। मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म ईयर है, इसे 0 माना गया है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को आगे अंग्रेजी में BC, बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले का जो भी हुआ है, चाहे वो बौद्ध धर्म के बौद्ध पीरियड का टाइम हो, जैनिस का हो, जो भी टाइम पीरियड हो, उस समय को BC कहा गया है, बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले का समय, जिसे ईसा पूर्व कहा गया है। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जो उनका जन्म का वर्ष है वहाँ से ईस्वी की शुरुआत की गई है। जैसे यदि कहीं 2009 लिखा है, यानी 2009 ईस्वी AD लिखा देते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वही 2500 लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईसा मसीह का जो जन्म का समय है, उनके जन्म के समय से 2500 साल पहले का समय। ईसा पूर्व लिखा है तो पहले का समय। आगे समझते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम इसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। आगे समझते हैं किसी भी जगह में इतिहास को क्या चीज़ निर्धारित करती है, वो है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश शामिल है। दूसरा, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना सहायक नदियों के सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा, ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चौथा है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहले, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो कि तराई के जंगलों से शुरू होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम। दूसरा है उत्तर का मैदान जो उपजाऊ भूमि के और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना सहायक नदियों में सिंचाई का काम होता है। यह देश का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा कौन सा है? दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चौथा है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं।
इसे आप समझ सकते हैं, ये जो है सुदूर दक्षिण के एरिया है, ये मैदान गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के। ये उत्तर का उपजाऊ मैदान है। उसके अलावा जो ऊपर का था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र थे हिमालय शिखर वाले, ये हैं। उसका दक्षिण के पठार, जो दक्षिण के पठार वाले पार्ट हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, और विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे यानी रास्ते हैं, जैसे कि खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा। कौन कौन से रास्ते हैं? खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ियों के बीच जो संकरे रास्ते होते हैं उसको दर्रे बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं, जहां 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़, जहाँ पे लोगों ने 6000 साल पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती है। उत्तर पश्चिम में ही सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ बहती है। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी कि 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिश्मी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी समूह की पहचान है। ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं आदिवासी समूहों के नाम पे हैं। गारो, खासी, जैंतिया उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व एरिया में है ये। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में जो है विंध्य पर्वत वो विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ है? विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। जब लोग मर जाते थे तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। सबसे पहले धान कहाँ उपजाया जाता था? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा और चोपानी मांडो। कोल्डी हवा और चोपानी मांडो में सबसे पहले चावल उपजाए जाते थे। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। उत्तर भारत में जो बहने वाली गंगा नदी है उसका जो दक्षिण का क्षेत्र था, पटना के साइड का जो एरिया था, उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का खरीद बिक्री करते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने अपने इनकी सभ्यताएं विकसित हुई तो ये अलग थलग थे, ये एक दूसरे से घुल मिल के रहते थे। ये लोग ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों में मतलब कि ट्रैवल करते थे चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए, उपयोगी वस्तुओं का खरीद बिक्री करने के लिए। इसके अलावा शिक्षा देने के लिए धर्मगुरु लोग भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं कोमल के रास्ते
भारत आते रहे। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो हुई वो समृद्ध हुई। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी हमने उनसे सीखी, और जो चीज़ें उन्हें नहीं लगी या अच्छा लगा तो वो यहाँ से अपना सीख के गए। तो 2 कारण थे लोगों के भ्रमण करने के, एक तो चीज़ों के आदान प्रदान, वस्तुओं का विनिमय, खरीद बिक्री, और दूसरा शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण कारण थे ये। आगे समझते हैं देश के नाम। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण बना। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला था? हिंदोस या इंडोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया। फारसी में इस शब्द को हिंद कहते हैं। हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों से इसकी उत्पत्ति हुई। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पे पड़ा। भारत नाम कैसे पड़ा? एक मानव समूह था भरत, उसके नाम पे पड़ा भारत। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे ये लोग। ये जो मानव समूह था भरत नाम का, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, भरत नाम के समूह का। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहासों को आगे अध्यायों में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में समझेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के। और जो चैप्टर क्लास 6 है उसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। और जो चैप्टर क्लास 6 में प्राचीन इतिहास, क्लास 7 में हम पढ़ेंगे मध्य इतिहास, और क्लास 8 में पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास के बारे में। तो ये हमारा क्लास 6 चल रहा है, तो इसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।